पढ़ने लिखा हुआ है is 724 724 multiplied by 244 multiplied by 156 multiplied by 246 plus 148. Is this number a prime number? Explain करना है. ये चैप्टर 1 रियल नंबर्स में से है. आ जाओ. ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन? ये लिख लो because I need to close my board and then I'll restart it. इसका पॉइंटर खत्म हो जाता है. क्यों? 724, 244, 156, 246 plus 248 a prime number. ठीक है, तो ये हमें बताना है. इसमें हमेशा पता क्या होगा, आपको जो टर्म्स दी हुई है ना ये वाली, इसमें से कुछ कॉमन निकल आएगा. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 148. ठीक है, तो अगर 2 कॉमन लेते हो तो हमारे पास 396 नहीं है. लेकिन सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास? 148 into 2 है हमारे पास. चेक करो. 6 9 2 296 है कुछ नहीं. अगर मैं 148 into 3 करती हूँ, लीव दिस ऑल्सो. इसमें से आपने कॉमन लेना है. 148 को फैक्टराइज करो. 74 2 37 और 37 प्राइम नंबर है. यहाँ पर आ गया. ठीक है, 724 को फैक्टराइज करो. अगर सारे वो प्राइम आ गए उसके बाद नहीं बच्चे, आपने मैक्सिमम ये सारा का सारा कॉमन आपके पास आ जाए. इसका मतलब इतना, समझ में आ गया? आप जब इसको फैक्टराइज करोगे, जैसे 156 है, 244 है, आपको देखना है कौन सा नंबर 37 से डिविजिबल है. इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो 4 181 आएगा ना. 181 प्राइम है. 244 1 into 2 into 122 156. ये ना फिर 246 नहीं होगा, ये 296 होगा. मिस प्रिंट अगर है तो आप इसे प्रूव नहीं कर सकते हो. कैसे प्रूव करोगे? इसको प्राइम प्रूव करना है, इसको कॉम्पोजिट प्रूव करना है. इज दिस अ प्राइम नंबर और अ कॉम्पोजिट नंबर, ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, तो इसमें HCF निकालने को भी कहा हुआ है. अगर वैसे कॉम्पोजिट है तो इवन इनटू इवन होते हैं. वो तो ले ही सकते हो. प्लस इवन कॉम्पोजिट वो तो ले ही सकते हो, पर मैं तो दूसरे रूल से देख रही थी. इसमें so 4 into 181, 4 into 61, 4 into 34 and 4 में ये 2 पे जाएगा. 2 into 123. so HCF क्या हो जाएगा? उसमें नहीं कहा, क्वेश्चन में कहा हुआ है फाइंड द HCF ऑफ दीज 4 नंबर्स. वो तो सिर्फ इसमें बताना है कि दिस इज दिस नंबर प्राइम और कॉम्पोजिट. क्या होगा? हाँ, अच्छा, यूजुअली इस नंबर में वैसे अगर हम देखें तो इसमें हमें दिया हुआ है 2 नंबर्स का सम है. तो यूजुअल हम क्या करते हैं, जो हमारा ये प्लस वाला होता है, इन कॉमन प्रैक्टिस ये कॉमन निकल आता है. ठीक है, अगर यहाँ कॉमन नहीं आ रहा तो अगर हम कुछ और चीज चेक करेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट प्रोडक्ट जो है ये क्या है हमारे पास? इवन. फिर इवन प्लस इवन, सम इज इवन. इवन नंबर हमेशा क्या होता है? कॉम्पोजिट. ठीक है, दिस इज नॉट राइट. वो भी बात सही है.
by fundamental theorem of arithmetic. हमें कैसे क्वेश्चन है x is 1.2 में 7 उसमें कॉमन निकल जाता है ना। तो में को आप बोलो आंसर क्वेश्चन में बोलो। explain why हम्म 7 into 11 into 13 plus 30 and into 13 plus 13 a composite number है ना। नहीं और भी होगा हाँ। and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 और कंप्लीट ये वाला है। दोनों ही करो। हाँ ये ठीक लिखा मैंने। यहाँ पे 10 तो नहीं है। नहीं ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 13 प्लस के बाद और 13 प्लस से पहले दिख रहा है ना, तो मैंने 13 कॉमन लिया, 7 into 11 plus 1. So this is product of two different numbers, therefore it is common. और इसमें हम यूज करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हाँ नहीं, a is equal to b क्यूब। अच्छा मुझे b क्यूब सुन रहा था, ये आपका यूक्लिड से डिलीटेड है, ये यूक्लिड है डिलीटेड है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आई कैन सी 5 हियर, 5 कॉमन निकाल लेंगे, 7 into 6, 4 into 3 into 2 plus 1. अगेन दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कॉम्पोजिट है, ठीक है, therefore it's composite. हाँ, इसके बाद कौन सा वाला क्वेश्चन? मैम ये 6 10 कैन अगर कॉम्पोजिट नंबर शो करना हो तो तीसरा फैक्टर निकाल दो। नहीं, उसके बस उसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करके शो करना है, टू डिफरेंट नंबर्स करके शो करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स। जैसे 5 है, ये कुछ और नंबर बनकर आए, तो दिस इज 5 मल्टीप्लाइड बाय, जैसे 9 हो जाएगा। तो टू डिफरेंट नंबर्स का मल्टीपल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक हो गया, इतना क्लियर है? अच्छा ये वाले आता है आपको सॉल्व करना, करो। सॉल्व फॉर एक्स, solve for x, 1 upon a plus b plus x is equal to 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon x. आता है सॉल्व करना? कैसे करते हैं? x की टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 upon a plus b plus x minus 1 by x is equal to 1 upon a plus 1 upon b. एलसीएम ले लो। साकेत, आता है आपको ये सॉल्व करना? यस मैम। हाँ करो सॉल्व। समझ में आ गया? अब इसको ओपन करोगे, x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। माइनस एक्स प्लस एक्स हो गए कैंसल, तो ये टर्म क्या बन जाती है, ऊपर माइनस कॉमन लिया, a प्लस बी एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। ये और ये आपकी सेम टर्म्स न्यूमरेटर कैंसिल हो गए, तो 1 अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन ए बी। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस ए बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है, x प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए। वंशिका समझ में आ गया आपको? यस मैम।
पहली बात तो ये आपकी क्लास प्योरली रिवीजन के लिए है। मेक श्योर अगर आप ऑनलाइन भी लगा रहे हो वंशिका, मुझे आई कैन स्टिल अलाउ यू टू स्टे ऑनलाइन, ठीक है ना। टेस्ट के लिए मेरे पास प्लीज ऑफलाइन ही आना, ठीक है ना। हफ्ते में 2 बार टेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है Yes, बच्चों। ma'am. एक्स की वैल्यू बी, एक्स की माइनस बी, एक्स की वैल्यू माइनस ए, समझ में आ गया। 2 वैल्यूज ऑफ एक्स। इसमें पता क्या होता है, हद से ज्यादा कभी क्वेश्चन में 2 भी अगर यहाँ दिया है तो यहाँ पर भी 2 भी दिया होगा, 2x करके यहाँ पर भी 2x दिया होगा, तो वो चेंज जो है इस क्वेश्चन में रहेगा, आपका आंसर अकॉर्डिंगली यहाँ पर आएगा, प्रोसेस इसका सेम रहेगा। इतना क्लियर है हमें। फॉर्मूला यूज करना आता है। मैंने ना आपको टेस्ट में क्वेश्चन दिया था और मोस्टली आई से कंफ्यूज हो गए थे कि करना क्या है उसमें आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन था, लिखो सॉल्व फॉर एक्स क्वाड्रेटिक का x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0। सॉल्व फॉर x। क्या करते हैं पहले इसमें हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, क्या आएगा x square plus minus 2x plus x minus 2. करो सॉल्व, लिखो। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये x और x जो है वो क्या होता है, कैंसल। जब ये टर्म आ गई ना तो आई कुड सी सब कंफ्यूज होकर बैठे हुए कि करना कैसे है इसको आगे, है ना। तो मैंने आपको कहा था ना कि अभी जो आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया है वो आ सकता है। इसको आप करोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, राइट। हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 करेंगे तो जब x की वैल्यू निकालेंगे इट विल बी प्लस माइनस रूट 2। समझ में आ गया। तो x की 2 वैल्यूज आएंगी प्लस रूट 2, x की एक वैल्यू आएगी माइनस रूट 2। अब ऐसे एक क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक में ही जो मैंने टेस्ट में दिया था, 1/2x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 5 इक्वल्स टू 1। सॉल्व करो इसको। हम पहले नीचे से लेके हाँ जी सॉल्व करो। हाँ जी आपके इसके अलावा कोई डाउट्स है कि मैं अपने क्वेश्चन से करवाऊं फिर, है ना। कुछ सही नहीं। मैम वो जो एक ग्राफ में चैप्टर 3 के वो जो ग्राफ सा था, आप पहले ग्राफ बना लिया सारा वो उसके ऊपर स्क्वायर निकाल। मैम फिर वो जो एंड में आपने कहा था कि वो ट्रायंगल का वो फॉर्मूला वगैरह था, मैं वो नहीं समझा। एरिया निकालना, बस एरिया निकालना एंड में फिर आप बना के 2x वगैरह आएगा इसको एरिया निकालना। एरिया आपका फिगर बनेगी ट्रायंगल का, तो आप बेस देखोगे, हाइट देखोगे और एरिया निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो इसमें सबने क्या किया था, मोस्टली ये 3x और ये 3x कैंसिल कर दिया, ठीक है। पहली बात तो ये प्लस 3x है, यहाँ माइनस 3x है, दोनों टर्म्स सेम नहीं है, कैंसिल नहीं होगा। जब आप इसको यहाँ लेके जाओगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 23 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। d निकालकर इसे सॉल्व करना है, समझ में आ गया। हाँ तो यहाँ पर हम d निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac which will be equal to 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 23 256। बेटा यहाँ से माइनस 3 माइनस 10 और ये माइनस 3 यहाँ जाकर 16 हो गया ना।
ठीक है ना। 23 इंटू 8, 23 इंटू 8 184। तो कितना आ जाएगा ये? 72। ठीक हो गया। डी की वैल्यू आ जाएगी 72 और उसके बाद आप सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b बाय 2a माइनस ऑफ माइनस 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 72 बाय 2 इंटू 2। समझ में आ गया? 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 72 बाय 4। 72 होता है 36 इंटू 2। यहां तक नहीं छोड़ना, इसको अपने सिंप्लीफाई करना है। तो स्क्वायर रूट में से 6 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट में रह जाएगा 2। सो दिस बिकम्स 8 प्लस माइनस 3 रूट 2 बाय 2। क्लियर हो गया इतना? जिसे आप स्प्लिट करके लिखोगे, दिस इज 8 प्लस 3 रूट 2 बाय 2, 8 माइनस 3 रूट 2 बाय 2। इतना क्लियर हो गया हमें? हाँ जी, और डाउट 72 प्लस माइनस 72 लिखा है तो फिर हो सकता है टीचर मार्क्स काट ले, यहाँ पर आधा नंबर उसकी मर्जी है, वैसे काटना नहीं चाहिए। a plus 2 72 divided by 4 लिख दें और a minus 2 something ए क्यों? 8? और नहीं 16। अच्छा, उसमें मार्क्स कट सकते हैं। यहाँ तक छोड़ोगे तो मार्क्स कट सकते हैं, ना काटे वो टीचर की मर्जी है, पर जरूर कट सकते हैं। इसको यहाँ तक छोड़ कर आओ फिर भी आयल से कि नहीं कटने चाहिए, पर क्योंकि लिखा होता है, बुक में लिखा हुआ है, मैंने स्प्लिट करके दिखा दिया कि 2 रूट्स ये बनते हैं। मैम 2 को भी कट कर सकता है, हाँ 2 को कट कर सकता है, 4 लिख सकता है। नहीं बच्चे, यहाँ पे 3 नहीं है ना, यहाँ पे कैसे लिखोगे? ओके मैम। है ना, वी कैन नॉट कट सिंपली। हम लोग एक टर्म कट नहीं कर सकते, वो तब कर सकते हैं जब मैंने फर्दर डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया। ओके मैम। ठीक है। हाँ, और बोलो, और डाउट्स क्या है तुम्हारे? हरगुन, डाउट्स? चलो पेज नंबर बोलो, बुक खोलो साथ साथ। मुझसे गुम हो जाएगा, मेरे पास तुम्हारी फोटोग्राफ पे क्लिक करके भेजी हुई है ना। हाँ, पेज नंबर पता नहीं, पेज 56 एग्जाम्पल 13। पेज 56 एग्जाम्पल 13। पहली बात, जब भी आपको डिजिट्स और नंबर दिए होंगे, ऑफ कोर्स ये आपको 2 डिजिट नंबर ही दिया जाएगा, कोई और नहीं दिया जाएगा। तो आप इसको पहले कैसे सॉल्व करते हो? लेट द, लिखो डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इक्वल टू x, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस इक्वल टू y, और नंबर क्या बन जाता है हमारा? 10y प्लस x। टेंस प्लेस का डिजिट 10 से मल्टीप्लाई होगा, यूनिट्स प्लेस का डिजिट 1 से मल्टीप्लाई होगा, और नंबर बन जाएगा 10y प्लस x। जैसे कि 43 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? 40 प्लस 3, 4 इंटू 10 प्लस 3। क्लियर हो गया इतना? दिस इज हाउ वी राइट। समझ में आ गया इतना हमें? आर वी क्लियर? अब हम करेंगे इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। हाँ, नंबर क्या बन जाएगा? 10x प्लस y। क्लियर हो गया इतना हमें? ठीक है ना। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digits. 2 digit number and number obtained by reversing digits, sum is given as 66. इतना क्लियर हो गया?
तो ये हमारे पास बन जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66, x प्लस y इज इक्वल टू 6। ऐड किया, समझ में आ गया? 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। और हमने 11 कॉमन लेके x प्लस हाँ, x प्लस y इक्वल टू 6 कर दिया। उसने कहा है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर, ये जब भी डिफरेंस दिया होता है ना, बस एक बात पता नहीं डिजिट बड़ा कौन सा है, यूनिट्स वाला कि टेंथ वाला। द नंबर कैन बी 42, द नंबर कैन बी 24, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है। क्लियर हो गया? तो बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, डिफरेंस में हम लेते हैं x माइनस वाई कुड बी 2 या y माइनस x कुड बी 2। मैम ये उसके ऊपर डिपेंड करके ले लेंगे कि x प्लस y है तो x माइनस y ले लेंगे, y प्लस x है तो नहीं नहीं, डिफरेंस में चाहे आप इसमें y प्लस x भी लिख लोगे तब भी आप डिफरेंस में दो इक्वेशंस ही लोगे, तो आपके दो क्वेश्चंस बन जाएंगे, आइदर x माइनस वाई इज 2 और y माइनस x इज 2। तो यहाँ पर आपने लिखा x प्लस वाई इज 6, सॉल्व करोगे 2x इज 8, x की वैल्यू क्या आ गई 4। x minus y is equal to कितना है? डिफरेंस लिखा हुआ है, डिजिट्स का नेक्स्ट लाइन देखो, डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। ठीक है, तो इसमें x और x कैंसिल हो जाता है, 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4, और यहाँ अगर x इक्वल टू 4 है तो y की वैल्यू 2 आ गई, और अगर y इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो मेरे पास एक यूनिक नंबर नहीं है, नंबर कैन बी 42 और 24, दोनों में से किसी एक को पिक करना है तो मैं नहीं कर सकती। ठीक है, इफ आई हैव टू मार्क 1.1, मतलब 4 ऑप्शंस दिए हो ना, एक में लिखा हो 42, दूसरे में लिखा हो 24, तीसरे में लिखा हो 31, समझ में आ गया, और डी में लिखा हो नन, तो आप किसी एक ऑप्शन को मार्क नहीं कर सकते हो। आप कह सकते हो 42 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, समझ में आ गया? दिस मीन्स कि मेरे पास एक यूनिक वैल्यू नहीं आई नंबर की, नंबर कैन बी एज पर द क्वेश्चन कैन बी 24, कैन बी 42, बोथ। समझ में आ गया? तो जब डिफरेंस दिया होता है ना, आपको जब नहीं पता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप दोनों केसेस लेकर आओगे, x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स। इतना क्लियर है हमें? और बताओ, बस क्यों, कहाँ जा रहे हो, कल पेपर है, कहाँ जा रहे हो? कौन सा 15? हाँ जी, चैप्टर 15 में कौन सा? और वो 20 बोलो, पढ़ो क्या है? would you rather die at the mother rectangle to after ऑल द बेस्ट, आराम से देना। what is the probability that it will land inside the circle with the diameter 1 meter? और डायमेंशंस क्या दी हुई है ये? G into or 2 ठीक है, ये ना होती है ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। आपको एक रेक्टेंगुलर बोर्ड दिया हुआ है, आप एक डाई को थ्रो करते हो, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट फॉल्स इनसाइड दिस सर्कुलर स्पेस, और सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर। समझ में आ गया? आपने जब डाई को थ्रो किया तो वो पूरी ABCD में कहीं भी गिर सकता है ना, तो इफ आई मार्क द स्पेस ABCD, तो वो क्या हो सकती है, वो क्या शेप ले सकता है, रेक्टेंगल, और वो इस रेक्टेंगल में कहीं भी आ जाएगा। तो जब मैं ये एरिया ऐसे मार्क कर रही हूँ तो क्या हो जाता है, ये जब मैं ऐसे स्पेस को मार्क कर रही हूँ तो हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो जब मैं सैंपल स्पेस लिख रही हूँ, टोटल कहाँ पे पूरा वो डाई आ सकता है, अलाउड एरिया कौन सा है, वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। लेकिन जब वो सर्कल के बीच में थ्रो करेगा तब उसको सही मानेगा, या जो मुझे चाहिए वो डिजायर्ड रिजल्ट वो होगा। तो मैं फेवरेबल क्या लिख लूंगी, फेवरेबल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन एरियाज वॉल्यूम्स। ठीक है, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट पे जब बेस्ड होती है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी is equal to area of circle upon area of rectangle ABCD। Are we clear? समझ में आ गया?
एरिया ऑफ सर्कल क्या लिखोगे आप, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पाई रेडियस क्या है, डायामीटर इज 1 मीटर, तो रेडियस क्या क्या लिखोगे हाफ अ मीटर, और नीचे लिखेंगे 3 इंटू 4, 3 इंटू 2 सॉरी, सो पाई इंटू 1/4, 1/3 इंटू 2, तो पाई अपॉन 24। अगर आपको कहा गया है पाई की वैल्यू दी हुई है तो पुट कर दो, लिखना है डायमीटर 1 दिया है तो रेडियस को, हाँ समझ में आ गया, इतना क्लियर है हमें। हाँ बोलो, वो आता है √5 इज रैशनल, प्रूव करो, वो तो आएगा एक बारी 2 या 3 नंबर में दिया होगा, करवा देते हैं। वैसे ये आने नहीं चाहिए, पता नहीं आएंगे कि नहीं, करवा दो। ये ना मैंने आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस ना 3rd वर्कशीट में दिए थे, द zeros of the quadratic polynomial. What can you say about the zeros of the quadratic polynomial? ये दिया हुआ है और 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको A, B, C and D। 3rd वर्कशीट में मैंने करवाया था, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। The zeros of the quadratic polynomial are both positive, both negative, 1 positive, 1 negative, both equal। इस पॉलिनोमियल के जीरोस के साइन के बारे में आप क्या बता सकते हो, ठीक है ना। अब तो आपको सॉल्व करना आता है, पहली बात तो आता है ना सॉल्व करना, डी निकालना आता है, पर इतना लंबा करना नहीं है, 1 मार्क में क्यों इतना सिर खपाना हमें, पहले हम डी निकालेंगे और दिख भी मुझे 127 रहा है, और फिर उसके ऊपर 99 उसका स्क्वायर करो बैठकर, है ना। 1 मार्क की इज्जत है ना, वही वाला क्वेश्चन 1 मार्क का ही है, उतना ही काम करना है। तो इसमें हम अपना लॉजिक यूज करते हैं, एंड दैट लॉजिक इज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आप सम ऑफ जीरोस निकालोगे क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस करोगे तो क्या आएगा -99। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज, लिखो पहले इस वाले क्वेश्चन को, डू नॉट सॉल्व थ्रू डिस्क्रिमिनेंट मेथड, बिकॉज वो बहुत लंबा होगा, कैलकुलेशंस ही कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है, आपको वो नहीं करना है। व्हाट यू इंस्टेड नीड टू डू इज यू नीड टू सॉल्व इट थ्रू लॉजिक, और उसमें मुझे सिर्फ दिखाया गया है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट, उसके अलावा हमने सेकंड चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि ये है भी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल है इक्वेशन तो नहीं है ना, ये नहीं दिया होगा, तो ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन हो गया, उसमें तो डी सिखाया ही नहीं था, राइट। तो अब देखो, अब लॉजिक क्या है, लिखो सम ऑफ 2 नंबर्स इज नेगेटिव, 2 नंबर्स का सम नेगेटिव है, बट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज पॉजिटिव। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, उन्हीं 2 नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, उन्हीं 2 नंबर्स को जब ऐड करते हो तो माइनस में आंसर आता है, बोथ नेगेटिव, ठीक है। प्रोडक्ट पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, 2 नंबर्स हैं ए एंड बी, अल्फा एंड बीटा, उनको आपने मल्टीप्लाई करके कहा प्लस में आंसर आता है, तो अगर ए का साइन प्लस है तो बी का भी साइन क्या होगा प्लस, अगर ए का साइन माइनस है तो बी का साइन भी क्या होगा माइनस, ठीक है, क्योंकि दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया, दोनों ही केस में प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा प्लस। ये वहां एक्सप्लेन नहीं करना आपको, सिर्फ यहाँ पर बोथ नेगेटिव को मार्क करने के मार्क्स मिलेंगे, ये कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सकते आप, कोई लॉजिक आपने पूरा रीजनिंग नहीं ऐसा अगर वो प्लस है वो भी प्लस है, तो जब वो तो लॉजिक है, मैं वही तो कह रही हूँ ना, मैं कैसे समझाऊंगी। तुमने इसे अगर स्प्लिट किया, तुमने कहा कि इसमें मैं प्लस प्लस करूंगी, एक्स प्लस से इंटू एक्स प्लस भी होगा, है ना, फैक्टर्स वही बनेंगे, और माइनस से माइनस जीरो जब निकाल दूंगी, बात वही है। वो मैं इसको आपको नंबर्स के यार लॉजिक के थ्रू बता रही हूँ, जब मुझे उसे लिखना होगा, राइट। तो उन्हीं 2 नंबर्स को जब हमने सम नेगेटिव बनाना है, तो आप देखोगे कौन से केस में सम नेगेटिव होता है, सो जीरोस आर बोथ नेगेटिव। मैम एक बी का क्वेश्चन पूछना है, मैं शीट निकाल के बताऊं? हाँ बोलो।
ये समझ में आ गया हमें? आर वी क्लियर? नेक्स्ट लिखो। इसमें भी डिजाइन करते हैं ना क्वेश्चन का देखना सब करवा हाँ सब करवा रही हूँ, दूसरा भी इसका करवा रही हूँ, वो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस है। अच्छा आज बात हो ही रही थी स्टैंडर्ड लेना है, बेसिक लेना है ना, तो ये जो क्वेश्चंस है ये स्टैंडर्ड वाले लेवल के ही हैं। नेक्स्ट लिखो। हाँ क्यों हंस रहे थे? क्वेश्चन है the sum of three numbers हाँ which are in AP is 9 and sum of their square is 35. Find ये the कल करवाऊंगी। कर पाओगे? सम ऑफ 3 नंबर्स लेते हैं ना, तो क्या 3 नंबर्स इन एपी हम कैसे लेते हैं, 4 नंबर्स इन एपी कैसे लेते हैं, कल करवाऊंगी, बहुत इजी में हो जाएगा। इजी है, मुश्किल में हाँ बता। ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना ये? नहीं नहीं बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट लिखो। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, zeros of the quadratic polynomial which is x square plus kx plus k is not equal to 0। 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से किसी भी एक को मार्क करना है। cannot both be positive। अच्छा ये मत याद करना ए बी सी डी अगर गलत होकर आ गया ना, ऊपर नीचे होकर आ गया, क्या एग्जैक्ट लिखा हुआ है उसको जरूर याद कर सकते हो। आर ऑलवेज अनइक्वल, क्या आएगा 1 मार्क्स में ही, पर अगर आ गया तो चांसेस यही होते हैं गलती है। के 0 के इक्वल नहीं है। जीरोस के बारे में आप क्या कह सकते हो? ठीक है, अगर सॉल्व करना है तो डी मेथड से यूज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नहीं क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दी। हाँ चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, के, राइट। कैनॉट बोथ बी पॉजिटिव। पता है वो तो हमने पिछले वाले केस से ले लिया, इसमें हम दोनों केस लेते हैं। के कैन बी पॉजिटिव, के कैन बी नेगेटिव, बिकॉज के नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, मुझे नहीं पता के पॉजिटिव नेगेटिव है या नहीं है। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो वही बात आ गई, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज नेगेटिव, या तो दोनों नेगेटिव होंगे, है ना। और यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव ले रही हूँ के को, तो हमारा सम क्या हो गया, पॉजिटिव। तो हमारा केस क्या बन जाएगा, सम पॉजिटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव, 1 प्लस 1 माइनस। नहीं समझ में आया? हाँ आंसर फर्स्ट ही है। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस के, अल्फा बीटा इज के। पहला केस लेते हैं, के इज नेगेटिव नंबर, फॉर एग्जाम्पल के इज -3। अब समझ में आएगा? ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आपने ले लिया, 3। अल्फा इंटू बीटा इज -3। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो 1 प्लस 1 माइनस होगा, पक्की बात है। और उनका सम प्लस में माइनस, प्लस में कैसे आएगा, प्लस वाली टर्म बड़ी हो जाएगी, +4 -2 ऐसा करके कुछ है। समझ में आ गया? अब सेकंड केस ले लोगे, के इज पॉजिटिव। मैम जैसे अल्फा प्लस बीटा अगर हम कोई 2 नंबर लेते हो 3 आ जाएगा, बट अल्फा इनटू बीटा माइनस 3 मतलब थोड़ा सा 1 प्लस 1 माइनस, -4 प्लस 3 क्या होता है, -1, +4 -3 क्या होता है, 1। 4 इंटू -3 क्या हुआ, नेगेटिव -12। समझ में आ गया ना, आया कि नहीं? ठीक है, अब ऐसे ही के इज पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल के इज 3, तो अल्फा प्लस बीटा को आप क्या ले रहे हो, -3, अल्फा बीटा को क्या ले रहे हो, 3। वो पहले वाला केस आ गया कि जब प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, सम इज नेगेटिव, दोनों प्लस में दोनों माइनस में, तो कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव। cannot both be positive, cannot both be negative। बोलो, मैंने बोला था इसलिए, है ना। हाँ, cannot both be positive। नेक्स्ट है, zeros of the polynomial are always equal if the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, इसके zeros are equal, then C and A have opposite signs। B part,
C and A have same sign. C part. C and B have opposite sign. C and B can never have this. C and B have same sign. AX square plus BX plus C zeros are equal. इक्वल जीरोस का मतलब क्या हुआ? जीरोस आर, कौन सा इक्वल नंबर लेंगे? कोई भी ले लेंगे, अल्फा एंड अल्फा ले लो, 1 की जगह कोई वेरिएबल ए बी सी या पी क्यू ऐसा कुछ ले लेंगे, अल्फा एंड अल्फा। तो अल्फा प्लस अल्फा किसके इक्वल है? अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल है? सी बाय। ठीक हो गया? अल्फा चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, अल्फा स्क्वायर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव लाने के लिए अगर मुझे ब्रैकेट को, मुझे इक्वेशन को इक्वेट करना है, तो अगर C नेगेटिव है तो AB क्या होगा? नेगेटिव। अगर C प्लस में है तो AB क्या होगा? प्लस में। तो C और A के साइन हमेशा क्या होंगे? सेम। समझ में आ गया? B के बारे में इट विल नॉट बी क्लियर। हमेशा क्या है, अगर जीरोस इक्वल है तो वो आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में बनता है, परफेक्ट स्क्वायर बनता है। वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, इट विल बी एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो जो आपका ए है और सी है उसके साइन सेम होने चाहिए। समझ में आ गया? ए एंड सी विल हैव द सेम साइंस ऑलवेज। C and B तो अलग सेम होगा, पर C and B तो सी एंड बी ऑपोजिट सेम भी हो सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर भी हो सकता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर भी हो सकता C and A have same. है, वो पक्की बात है। will have the same sign। समझ में आ गया? जब जीरोस इक्वल है तो लिख लो quadratic polynomial is a perfect square। For example 9x square plus 4 और यहां पर आ गया 12। समझ में आ गया ये? अब ये 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 भी हो सकता था। दोनों ही केस में इसके और इसके साइन सेम है। सेंटर वाली x का कोएफिशिएंट का साइन हमें नहीं पता, लेकिन वी आर वेरी श्योर अबाउट a एंड c। समझ में आ गया इतना हमें? यहाँ पर ये बन रहा है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चाहे आप ये एग्जाम्पल लिखकर आ जाओ वहां पर, पूरा अगर नहीं रीजनिंग कर सकते एग्जाम्पल लिखो कि इफ वी टेक लेट 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, ये भी रीजनिंग एग्जाम्पल में एक लिखकर आ सकते हो, मार्क्स मिल जाएंगे। क्या? कुछ नहीं, दे हैव द सेम साइन। क्लियर हो गया इतना? चलो नेक्स्ट है तुम्हारा प्रूव दैट। लिखो रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। लिखो कौन से वाला? किसका? 17 कौन सा बच्चा बोलो? नेगेटिव ऑफ द अदर। हाँ चलो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी 1 0 of this polynomial is negative of other। अच्छा ये मैं जब करवाया ना 1 0 of this polynomial is negative of other, है ना? तो क्या मतलब हुआ? अगर एक अल्फा है तो दूसरी क्या होगी? माइनस अल्फा। 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, तो एक अल्फा है दूसरी क्या होगी? माइनस अल्फा। और इस केस में हम क्या लेते हैं? सम ऑफ जीरोस इज, और ये सम क्या बन जाता है? माइनस बी बाई यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना? तो इसका मतलब उसने कहा है that the given equation, the given polynomial will have no linear term। इसकी लीनियर टर्म तो एग्जिस्ट होगी नहीं क्योंकि x का कोएफिशिएंट 0 हो गया। एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, कैन हैव अ लीनियर टर्म but constant term is negative, can have a linear term but constant term is positive। तो क्या होगा? has no linear term and constant term negative या positive? प्रोडक्ट ऑफ क्या है रूट्स? अल्फा इंटू माइनस अल्फा।
तो b का साइन क्या होगा माइनस। अगर वैसे भी उसने जीरोस कहा है ना, जीरोस तभी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर आप इसको प्लस में ले लोगे तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी बन गया, इसको आप फैक्टराइज ही नहीं कर सकते। ये कैसा बनेगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस बी की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तभी आप इसके दो फैक्टर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लोगे और जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। समझ में आ गया इतना। और वैसे भी अगर मैं थ्रू इसी के साथ देखती हूँ कि एक अल्फा लिया एक माइनस अल्फा, सो प्रोडक्ट इज नेगेटिव, माइनस अल्फा स्क्वायर इज बी, तो बी हमेशा एक नेगेटिव नंबर होगा। सो हमारे पास आ जाएगा लीनियर टर्म इज 0 and constant term is negative. आ जाओ, √5 is irrational। अब ये √5 दिया हो, √3 दिया हो, √7 दिया हो, √13 दिया हो, हाँ वो वो भी करवा दो, ठीक है। मैम जो भी दिया होगा सबका सेम बस। सब बस उसमें नंबर्स जो है वो चेंज करने हैं। मैम वो जो एंड में बोलते हैं वो 5 दिया वो भी करवाती हूँ। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। लिख लो आरव इसको आप, ठीक है। अब ये केवीएम में कहा था ना ए बाय बी लिखना है, जो लिख सकते हो। लेट √5 बी अ रैशनल नंबर, therefore √5 is equal to, मैं यूजुअली p by q लिखवाती हूँ, आज तक नहीं गलत हुआ, पता नहीं क्यों उन्होंने मार्क्स काटे। आई कैन नॉट बी वेरी, मतलब a by b लिख सकते हो क्योंकि आपकी बुक में लिखा होगा इसलिए। हाँ तुम्हारे नहीं कट हुए थे ना, हाँ उसके नहीं कट हुए, तुम्हारे कट हुए थे। हाँ वो सिर्फ एक टीचर की अपनी वो एक मर्जी होती है कि नहीं जी ऐसे लिखना है, बुक में लिखा हुआ है तो राइट a by b। और मैंने आज तक जितना भी करवाया इसमें r by s भी लिखा हुआ है एक जगह पे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया हमें। √5 is equal to p by q, जिसमें आप डेफिनेशन लिखोगे p and q are co-prime integers, co-prime integers। मैं इसका जो सॉल्यूशन भी देखा था वहां पे तो p and q यूज करते हैं। हाँ बच्चे दिया हुआ है, वही तो मैं कह रही हूँ ना, वो टीचर की अपनी मर्जी होगी। मैंने आज तक जितना भी करवाया मैंने कभी नहीं देखा कि p by q और a by b के लिए मार्क्स कट किए हों। कुछ और लिखा हो तो वो समझ में आता है, या आपने ये लाइन नहीं लिखी होगी p and q आर co-prime integers, q is not equal to 0, इसके मार्क्स कटे हैं तो बिल्कुल जायज है। लेकिन अगर p by q की जगह a by b लिख दिया तो उसको मैं कहूंगी कि जैसे आपने x और y नहीं लेकर y और x ले लिया, यूनिट्स प्लेस पे आपने xq लिया जी, यूनिट्स प्लेस पे y लेते हैं। जाएगा what control baby। ये काशिम लैगिंग हुई होगी आपकी क्या होता है। √5 is equal to p by q where p and q are co-prime integers, q is not equal to 0। समझ में आ गया इतना में। हम कोप्राइम को हाँ को-प्राइम कौन से नंबर्स होते हैं, जिसका HCF 1 होता है। फॉर एग्जांपल लिख लो 2 and 5 आर को-प्राइम, 9 अब बस करो 9 and 8 आर को-प्राइम, 7 and 16 आर को-प्राइम। तो दोनों नंबर्स प्राइम हो ऐसा भी नहीं है, उनमें बस कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तीनों ही को-प्राइम। और भी हो सकते हैं, एग्जांपल दिए हैं मैंने आपको, फॉर एग्जांपल लिखा है। दोनों प्राइम नंबर्स हैं वो भी को-प्राइम है, दोनों कॉम्पोजिट है तब भी को-प्राइम है, एक कॉम्पोजिट एक प्राइम है तब भी को-प्राइम। समझ में आ गया। को-प्राइम का मतलब ये नहीं कि नंबर प्राइम होंगे, आपस में प्राइम है, आपस में उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो नंबर्स कुड बी बोथ प्राइम और बोथ कॉम्पोजिट, वन प्राइम वन कॉम्पोजिट। समझ में आ गया। क्योंकि क्या होता है कि अगर जैसे मैं करवाती हूँ तो कहते हैं मैम अगर ये नंबर्स होंगे एक कॉम्पोजिट एक प्राइम होगा तब भी हम लिखेंगे, तो तीनों ही केसेस हैं। इस तरह के जैसे भी नंबर्स होंगे दे आर को-प्राइम नंबर, इनमें फैक्टर कॉमन नहीं है। सो √5 is equal to p by q where p and q are co-prime integers, q is not equal to 0, right। अब लिखेंगे squaring both sides। Next we'll write squaring both sides, 5 is equal to p square by q square। लिखो, लिख क्यों नहीं रहे हो तुम अब। 5 is equal to p square upon q square। So ये आ जाएगा 5q square is equal to p square।
5q square is equal to p square, right? तो यहां से हम लिखेंगे p square is divisible by 5 और p is divisible by 5. समझ में आ गया ना कि जो हमारा p है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, p स्क्वायर हो रहा है तो p भी होगा, राइट? सो देयरफॉर p इज इक्वल टू 5 का कोई मल्टीपल 5c. p is equal to 5c where c is any integer, where c is any integer. पॉजिटिव नहीं होता, c is any integer. अब p की जगह हम क्या करेंगे, 5c पुट कर देंगे. 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर. 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर. ये यहाँ पे कट हो गया तो हमारे पास आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर. नहीं, स्क्वायर नहीं कटेगा, √5 आ जाएगा. 5 भी तो है ना साथ में, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना. q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर. इसको दिखाने का सिर्फ इतना मतलब है कि जैसे आपने p डिविजिबल बाय 5 कहा था, अब आप क्या कह रहे हो, देयरफॉर दिस मींस q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5. इतना सा काम है, इसमें कोई हमें q की वैल्यू नहीं निकालनी, कोई p की वैल्यू नहीं निकालनी. ठीक है, तो अब मैंने कहा p भी डिविजिबल बाय 5 है, q भी डिविजिबल बाय 5 है, लेकिन हमने p एंड q को क्या कहा था, they are co-prime numbers. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे therefore p and q have 5 as a common factor. तो क्लियर हो गया. तो इसके बाद आएगा ठीक है, this contradicts our assumption. कौन सी वाली, that p and q are co-prime integers. This contradicts our assumption that p and q are co-prime integers. फिर उसके बाद लिखा हुआ है this contradiction has arisen because of our incorrect assumption. ये लिखना है, लिख दो. If your teacher says obviously, अगर नहीं भी लिखोगे तब भी आ जाएगा. Hence our assumption is false या incorrect. Therefore √5 is irrational. समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया हमें. अब इसके बाद ऐसे ही कुछ आता है. नंबर से क्लियर मैं co-prime integers. नहीं, इसके बाद लिखोगे तो बोले मैंने, क्यों नहीं लिख रहे हो. Hence बुक में लिखा हुआ है, दिखा दो इसको. तुम्हारी बुक कहाँ है, खोलो इसको. बुक में लिखी हुई लाइन हमारे स्कूल में वो लिखवाई है, तभी कह रही हूँ वही लिख. हाँ, तभी कह रही हूँ ना. हाँ, अदरवाइज डीएवी में नहीं था ये मैंडेटरी जो मैंने करवाया था, और नहीं था उसके बच्चे के पूरे मार्क्स आए थे, 100 ही था उसका फाइनल स्कोर था बोर्ड का. मैं कह रही हूँ कोई ऐसा रूल नहीं है कि वही लिखना है. हाँ, इफ द स्कूल सेज आई कैन नॉट मैं क्यों उनके साथ बहस करूंगी, व्हाई विल आई डिबेट कि नहीं मैम ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, मैथ्स है, हम इतना टेक्निकल अपने कैलकुलेशंस में होते हैं, theoretical part मैथ्स में क्या कर लेंगे, है ना. So this contradicts our assumption that p and q are co-prime integers. पेज नंबर 13 निकालो, पेज 13 निकालो. पेज 13 में ना आपकी लाइन लिखी हुई है, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √5 या √7 जो भी लिखा है is irrational. ये लाइन लिखनी है. अब इसके बाद इसी का नेक्स्ट आता है, लिखो prove that, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है prove that 3 plus √5 is irrational. ठीक है, इसमें ना आपको गिवन होगा √5 irrational है. given that √5 is irrational, given that √5 is irrational. इतना क्लियर हो गया हमें.
अगर ये नहीं दिया हुआ ना √5 इरेशनल है तो आपको ये प्रूव करना होता है। यूजुअली दिया होता है, अगर नहीं दिया होगा तो ये 4 मार्क्स में आएगा। समझ में आएगा? पहले आपने √5 को इरेशनल यूज किया, प्रूव किया, जो पहले लिखा हुआ है सारा का सारा वैसे लिख दोगे, उसके बाद आओगे 3 + √5 इज रैशनल, इसको इरेशनल प्रूव करना। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट 3 + √5 इज रैशनल। Let's assume that 3 + √5 is a rational number. Therefore, 3 + √5 is equal to a/b, wahi where a and b are co-prime integers and qb is not equal to 0. क्योंकि मैंने √5 में p and q लिखा था तो मैं यहाँ पर उसे a/b लिख दूंगी। समझ में आ गया? अब हम क्या करते हैं, मैंने √5 को यहाँ रखा, a/b -3 को यहाँ ले, ठीक है। इसको यहां तक नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, √5 इज इक्वल टू a - 3b/b। इतना क्लियर हो गया? अब काम आता है कि हमने प्रूव किया है √5 इज इरेशनल। ऊपर प्रूफ करके आए थे √5 इज इरेशनल, जबकि इस वाली साइड को देखते हैं, a - 3b/b। a एंड b हमने क्या लिए थे, इंटेजर्स, तो a - 3b भी क्या होगा, इंटेजर, और b क्या है, इंटेजर। तो इंटेजर अपॉन इंटेजर इज अ रैशनल नंबर। So whereas a - 3b/b is rational। ठीक हो गया? तो इसके बाद हम लिखते हैं irrational number, and irrational number is not equal to rational number। irrational rational आपस में इक्वल नहीं हो सकते, therefore our assumption is false। ठीक है, या कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है, दिस इज कॉन्ट्रोडिक्टरी एंड दिस कॉन्ट्रोडिक्शन हैज अरिजन बिकॉज ऑफ द assumption, our incorrect assumption that 3 + √5 is irrational। एक चीज इसमें ध्यान रखना, जो कैलकुलेशंस में गलती होती है यहाँ पर भी, और जहां नंबर कट जाता है उसमें पता क्या है, लिख लिया इतना, फर्क कुछ नहीं है। आपको दिया होगा 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है, आपने लिखा 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b, a and b are co-prime integers, b not equal to 0। हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम करेंगे 2√5 इज इक्वल टू a/b -3। 2√5 तो ये आ जाता है इक्वल्स टू a - 3b/b। तो √5 को अकेला कर देना है बिल्कुल, उसके साथ कोई भी, हाँ बस इतना सा कर लेना। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबसे अच्छा बच्चा जो था यहाँ पर, उसने भी ये गलती की थी, यहाँ पर उसने अपना 1 मार्क कटवा लिया था, राइट। इसी चीज को अगर आपने ठीक से नहीं लिखा है तो मार्क्स बिल्कुल कट सकते हैं। आपको इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाली फ्रैक्शन को प्रॉपरली सॉल्व करना है। व्हाट शी डिड वाज a - 3/2b, उसने ऐसे लिख दिया था, ये गलत है, इसके मार्क्स बकायदा कटेंगे। समझ में आ गया? तो इस चीज पे ध्यान रखना जब आपको ये दिया जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली अगर 2 मार्क्स में आएगा तो यही चीज आएगी। समझ में आ गया इतना? चलो, इसके अलावा एनी डाउट, एनी अदर डाउट्स?